तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कक्षा 9th के भूगोल पाठ 1 संसाधन और विकास। तो इसका हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, अब तुरंत शुरू करने वाले हैं। और लेक्चर 1 समाप्त हो चुका है। अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो आप पिछली वीडियो में जाकर लेक्चर 1 को आराम से देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। धन्यवाद। तो हम अपना लेक्चर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 2 को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और सीखेंगे कि लेक्चर नंबर 2 में आखिर क्या क्या होता है संसाधन और विकास में। तो आइए चलते हैं लेक्चर नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा संचित कोश हो गया। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा होता है। तो संचित कोश में हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये संसाधन एक संचित कोश है। मतलब यह संसाधन भंडार का ही एक हिस्सा होता है। संचित कोश क्या होता है, यह संसाधन एक भंडार का ही हिस्सा है। अब जैसे कि जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपभोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। जैसे नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो देखिए, आइए आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास संसाधन है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करें। जैसे हमारे पास प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन गैस है, लेकिन हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे रूप से हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उस प्रकार के ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए तकनीकी ज्ञान नहीं है, या उस प्रकार के हमारे पास मशीन नहीं है कि हम हाइड्रोजन गैस से हम कोई अपना चीज़ बना सके या हम उसका यूटिलाइज कर सके। इसलिए मतलब यही होगा कि हमारे पास धन रहता है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। के लिए किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे इसके लिए मतलब किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे नदी का जल का उपयोग हम विद्युत पैदा करने के लिए, अब देखिए हम कैसे नदी के जल से हम विद्युत बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हम पुल बना लिए और पुल बना लिए और पुल में हम कुछ पार्ट को उसको घेर देते हैं। जब पुल के कुछ पार्ट को घेरेंगे तो जब नदी का पानी जब तेजी से गिरेगा टरबाइन, और वहाँ पर एक टरबाइन लगा देंगे। जब टरबाइन के ऊपर जब नदी का पानी जब तेजी से गिरेगा तो टरबाइन घूमेगा, मतलब मोटर घूमेगा। और जब मोटर घूमता है तो क्या होता है, उससे बिजली पैदा होगा। यानी मतलब क्या होगा, वहाँ पर मोटर घूमेगा, यानी वहाँ पर जब मोटर घूमेगा तो वहाँ पर क्या होगा, बिजली पैदा होगा। और उसी बिजली का उपयोग हम लोग अन्य सारी चीज़ों में, मशीनों को चलाने के लिए या बहुत सारी चीज़ों में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। उस प्रकार से हम समझ सकते हैं। और उसी चीज़ों को हम मतलब एडवांस लेवल पर जब हम करते हैं तो उस प्रकार से हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। अब वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में इसका उपयोग बहुत ही सीमित पैमाने पर हो रहा है। मतलब इतना हो रहा है कि बस जिससे कि काम चल सके। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोश है। बांधों में जल आदि कौन सा कोश है, ये संचित कोश है, जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। यानी हमारे पास ये प्रचुर मात्रा में नदी का जल उपलब्ध है, तो हम पुलिया बनाकर और टरबाइन को चलाकर हम विद्युत का इस उपयोग हम कर सकते हैं, और उस जल का उपयोग कर सकते हैं और विद्युत को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है। यहाँ पे आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है। अपने आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले भंडार और संचित कोश साधनों की एक सूची तैयार कीजिए। यानी आपके आसपास जो संसाधन पाया जाता है जो संचित कोश के रूप में है, उसका आप लोग सूची तैयार करना है। अब यहाँ पे देखिए, हम संसाधनों का विकास के बारे में पढ़ेंगे कि संसाधनों का आखिर विकास कैसे होगा। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, मतलब जिस प्रकार से संसाधन मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, उसी प्रकार से मतलब जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था
कि संसाधन प्रकृति की देन है। कैसा विश्वास के मतलब ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन एक क्या है, यह एक प्रकृति की देन है। मतलब इसके परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। अब देखिए कि क्या क्या समस्याएं पैदा हो गई है। मतलब जब मानव ने संसाधनों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया है तो क्या क्या समस्याएं पैदा हो गई है। अब समस्या में जैसे मान लीजिए कि हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आवश्यकता से अधिक हम उसका उपयोग करने लगते हैं, तो वह क्या हमारे लिए एक हानिकारक भी होता है। जैसे जल की हम लोग बर्बादी कभी कभी करते हैं, तो वह जल की बर्बादी हमें कहीं ना कहीं उसको हमें भुगतना ही पड़ेगा। अब कहीं कहीं हम ऐसे ही बिजली को जलने देते हैं, तो बिजली ठीक है, बिजली जल से भी प्राप्त होता है और कोयला का इस्तेमाल करके भी बिजली को बनाया जाता है। तो इस प्रकार से जब बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं कोयला हमारा बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए इस प्रकार से मतलब संसाधन का लोग मतलब अंधाधुंध उपयोग करते हैं और इससे कुछ मुख्य समस्याएं पैदा भी हो जाती है। और आइए हम समस्याओं के बारे में हम जानेंगे। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हुआ है। ह्रास मतलब होता है हानि, यानी कुछ व्यक्ति मतलब सभी व्यक्तियों के वजह से संसाधन का ह्रास नहीं होता है। कुछ ही व्यक्ति ऐसे हैं जैसे नेता हो गए, गिने चुने लोग हैं, उन्हीं के वजह से मतलब संसाधनों का ह्रास होता है। अब यहाँ पर देखा कि संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं। मतलब जो संसाधन है वह कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए। जैसे मान लीजिए कि मुकेश अंबानी हो गए और अंडानी हो गए, तो ये लोग ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब ये सब गिने चुने लोग हैं और इन्हीं लोगों जो हैं जो मतलब करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, तो इन्हीं लोगों के हाथों में पूरे संसाधन की कमान आ गई। जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि जो बिजली विभाग है वो प्राइवेट होते जा रहा है, रेलवे विभाग प्राइवेट होते जा रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब प्राइवेट कंपनियां यही लोग मतलब खरीद रहे हैं। अब जैसे बिजली विभाग हो गया, तो अब बिजली विभाग हो गया तो बिजली विभाग को प्राइवेट कंपनियां खरीद ली और उस पर टैक्स बढ़ा दी, तो क्या होगा वो संसाधन एक मनुष्य के लिए हानिकारक ही होगा। और वह क्यों बढ़ा रहा है टैक्स, लालचवश बढ़ा रहा है, अधिक से अधिक पैसा मुनाफा कमाने के लिए। अब आगे देखिए, जिससे समाज दो हिस्सों में संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया। अब देखिए, जब संसाधन का ह्रास होता है और जब संसाधन कुछ ही लोगों के हाथों में चला जाता है तो उससे अमीर और गरीब में मतलब विक्षेप होने लगता है। मतलब अमीर अमीर होते चला जाता है और गरीब गरीब। इसीलिए अगर आप देखते हैं कि जो प्राइवेट कंपनी वाले जो मुकेश अंबानी हैं, धीरू भाई अंबानी हो गए, उनके लड़के, और महिंद्रा कंपनी हो गई, मतलब टाटा कंपनी, मतलब ये सब जितनी भी कंपनियां हैं ये अमीर के अमीर होती चली जा रही है और जो गरीब है वह गरीब की खाई में ही चला जा रहा है। मतलब और अमीर और गरीब की खाई बहुत ही लंबी चौड़ी होती चली जा रही है। तीसरा पॉइंट नोट कीजिए कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है। अब देखिए, जब संसाधनों का हम अंधाधुंध शोषण करते हैं, यानी उसका हम मतलब एकदम ये कहे तो मतलब उसको हम लोग इज्जत कदर नहीं करते हैं, तो क्या होता है, यानी अंधाधुंध उसका उपयोग करते हैं, मतलब उसका ख्याल नहीं करते हैं कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ रखा जाए। जैसे भूमंडलीय तापन हो गया, तो क्या होता है, यह भूमंडलीय तापन हो गया, ओजोन परत अवक्षय हो जाता है, जो मतलब ओजोन परत में छेद हो गया। पर्यावरण प्रदूषण, यानी पर्यावरण जो है वह प्रदूषित हो जाता है, और भूमि निम्नीकरण आदि है, और भूमि का कटाव होने लगता है। जैसे मान लीजिए कि जब हम पेड़ों को काटते हैं, पेड़ को काट कर कागज बनाते हैं, कागज से लुगदी, और उससे मतलब उस सब एक पेड़ को काट कर लुगदी और कागज बनाकर हम उस कागज का उपयोग हम किताब में यानी अन्य चीज़ों में हम करते हैं। तो जब हम पेड़ को काटते हैं तो जो हमारा मिट्टी है वह मिट्टी को पकड़ कर कौन रखता है, वह पेड़ ही रखता है। जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो मिट्टी कहाँ रहेगी, तो मिट्टी सारा जब बारिश होगा तो सारा मिट्टी कट कर कहाँ चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा, और पूरा ये पृथ्वी क्या हो गया, समुद्र से जलमग्न हो जाएगा। इसी प्रकार से आजकल दिनों दिन मतलब ये दिखी जा रही है, भूकंप की घटना देखी जा रही है, या जो तापमान है, तापमान बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, और पर्यावरण प्रदूषित हो जाए, क्योंकि इसमें सबसे मुख्य उद्देश्य होता है पेड़ का। मतलब अगर पेड़ रहेगा तो पर्यावरण भी कम रहेगा, भूमि निम्नीकरण भी कम होगा, और जो ओजोन परत में जो अवक्षय होता है ये सब बिल्कुल नहीं होगा।
तो आप लोग इसको ध्यान से, मतलब केवल पढ़ना नहीं है, इसको अपने लाइफ में भी उसको देखना है कि आखिर इसमें क्या सच्चाई है। पढ़ना भी है और सब कुछ भी करना है, और आने वाली पीढ़ी का भी ख्याल इसमें रखना है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी हमारी इस प्रकार की समस्याओं से न जूझे कि पर्यावरण प्रदूषित हो गया तो उसको ऑक्सीजन न मिले और उसको ऑक्सीजन चढ़ाए। जिस समय आप जब कोरोना महामारी जब आया था, वैश्विक महामारी, तो आप लोग देख रहे होंगे कि उस समय लोग पेड़ों के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे लोग सब लोग भाग रहे थे ऑक्सीजन के लिए, और कुछ दिन पहले वही लोग पेड़ों को काटने के लिए एकदम अंधाधुंध एकदम तैयार थे। तो इस प्रकार से नहीं करना है, पेड़ों को बचाना है और अधिक से अधिक पेड़ को लगाना है। हाँ, पेड़ की आवश्यकता है, तो मतलब एक पेड़ काटिए तो कम से कम उसके बदले में 100 पेड़ लगाइए, क्योंकि जब आप 100 पेड़ लगाते हैं तो उसमें से 100 पेड़ नहीं हो पाता, उसमें से मान कर चलिए कि 60-70 ही पेड़ हुए, तो उसको धीरे धीरे उसको तैयार होने में समय लगे। लेकिन आप जिस पेड़ को काटे हैं वो तो एक तैयार पेड़ है, तो आप समझ सकते हैं, और आप अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक है, फिर से आप यहाँ पर एक क्रियाकलाप को हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो एक क्रियाकलाप इसमें कह रहा है कि कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव होगा। आइए हम इसको आपको समझाते हैं। जब तेल समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा। जो जितने भी ट्रांसपोर्ट की जो काम है, इस समय भारत में अधिक से अधिक ट्रांसपोर्ट का कार्य मतलब डीजल वाले और पेट्रोल वाले वाहन से ही होता है। हाँ, हालांकि अब धीरे धीरे मतलब बैटरी से चलने वाले, बिजली से चलने वाले वाहन आ गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत काफ़ी मात्रा में मतलब डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहन अभी हैं। तो इसके लिए मतलब इसका हमारे जीवन शैली पर बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। घरेलू और कृषि संबंधित अपशिष्ट को पुनः चक्रण करने के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए अपने मोहल्ले अथवा गांव में एक सर्वेक्षण करें। लोगों से प्रश्न पूछें कि उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधन के बारे में वे क्या सोचते हैं। अपशिष्ट और उसके उपयोग के बारे में उनका क्या विचार है। अपशिष्ट और उसके उपयोग के मतलब जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो वेस्टेज पदार्थ होते हैं, जैसे मान लीजिए कि जब हम घर में सब्जी उब्जी बनाते हैं तो कुछ कटी उटी बची उची सब्जियाँ जो होती हैं उसको हम क्या करते हैं, वो अपशिष्ट पदार्थ हो गया। तो उसका उपयोग हमें खेतों में करना चाहिए खाद बनाकर, और उस खाद का उपयोग जब हम खेतों में करेंगे तो हमारा जो फसल होगा मतलब वह बिना वह खाद और यूरिया के आसानी से मतलब जैविक खाद द्वारा और फसल होगा तो फसल हमें हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस बता रहा है कि अपने परिणामों को समुचित चित्र तैयार कीजिए। समुचित चित्र तैयार करना है मतलब जितने भी इसके परिणाम आ रहा है उसके हमें समुचित चित्र तैयार करना है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरे चैनल का नाम है एकलव्य बाबा। तो एकलव्य बाबा को आप लोग बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंचे और आप मेरे लेक्चर का आनंद आराम से उठा सकते हैं। मेरा लेक्चर का उद्देश्य यह होता है कि आप केवल चैप्टर को पढ़े नहीं, इसके बारे में समझें और इसको अपने जीवन में लाएं, जिससे कि समाज में कुछ मतलब आप अलग ढंग से आप उसको दिखा सके और आप उसका यूटिलाइज कर सके। तो इस उद्देश्य से पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई है ना कि बस केवल रटे और ख़त्म, ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई करने के लिए मतलब थोड़ा ये होता है कि हाँ पढ़ना है तो बस केवल पढ़ना नहीं है, उसको समझना है और उसको जीवन में अपना यूटिलाइज करना है। तो ठीक है, धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।